नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में। सामान्य अध्ययन के सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम लाए हैं सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर का मास्टर वीडियो। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल को। तो बिना आपके समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान का मास्टर वीडियो। सामान्य विज्ञान। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना, अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को देखते हैं किसमें क्या अध्ययन किया जाता है। तो एकॉस्टिक्स ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित विषय का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड की गति आदि के अध्ययन का विज्ञान है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोग का उपचार संबंधित विज्ञान का अध्ययन है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास एवं विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर उत्पन्न करने की विधि एवं निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का अन्य परिघटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है। इकोलॉजी जीवधारियों व पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन संबंधित विज्ञान है। एंटमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन है। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन है। हार्टिकल्चर फल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने एवं पादपों के संवर्धन आदि का अध्ययन है। हाइड्रोपैथी पानी से रोगों की चिकित्सा का विज्ञान है। होलोग्राफी लेज़र पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया है। हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान सूक्ष्म जीव का अध्ययन जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। न्यूरोलॉजी ज्ञान तंतुओं या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन है। ऑप्टिक्स प्रकाश के उत्पादन व गुणों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन है। पैलिएंटोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, कारण आदि के अध्ययन संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। अब विज्ञान में सर्वप्रथम हम देखेंगे भौतिकी को। भौतिकी में है पहला मात्रक, प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक। कार्य का मात्रक है जूल, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दाब का पास्कल है। बल का न्यूटन है। शक्ति का वाट है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर है। आयतन का घन मीटर है। चाल का मीटर पर सेकेंड है। आवृत्ति का हर्ट्ज है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर है। विद्युत आवेश का कूलम्ब है। विभवांतर का वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का ओम। विद्युत धारिता का फैराडे। प्रदीप्त का घनत्व का लक्ष्य। प्रकाश तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम। प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष। अदिश एवं सदिश राशियों को देखते हैं। जिन भौतिक राशियों को केवल परिमाण मैग्नीट्यूड के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए समय, दूरी, द्रव्यमान, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, शक्ति, दाब, आवेश इत्यादि। जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, बल, आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र इत्यादि। दूरी एवं विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम अंतर को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो दूरी अदिश राशि है तथा विस्थापन सदिश राशि है। गति यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष बदल रही हो तो वह वस्तु गति में कही जाती है। चाल
किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। वेग, एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसका एसआई पद्धति में वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड है। तो वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरण शून्य होता है। बल, बल वह धक्का या खिंचाव, पुश और पुल है जो या तो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयत्न करे, उसे बल कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। प्रथम नियम है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो वह विराम अवस्था या गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। उदाहरण के लिए, गतिमान ट्रेन से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है तो घुड़सवार आगे की ओर गिर पड़ता है। अब देखते हैं द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए, जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। तृतीय गति का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना। अब देखते हैं जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान द्वारा वस्तु के जड़त्व की गणना कर सकते हैं। कार्य, कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। अर्थात कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन या W = F/S। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। सामर्थ्य, कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। यदि t समय में किया गया कार्य W हो तो शक्ति बराबर या सामर्थ्य बराबर P = W/T होता है। एसआई पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक जूल पर सेकेंड अथवा वाट है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट है। ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। विभिन्न उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, कांस्टेंट है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, अपितु एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे गुरुत्व जनित त्वरण g कहते हैं, स्मॉल g। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान शून्य होता है। अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। g का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है।
जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा कभी वापस नहीं आता है। इसका मान पृथ्वी तल पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम इस स्पीड से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकें तो कभी वह वापस नहीं आएगा। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसके कारण वहाँ वायुमंडल का अभाव है। ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। इसका मात्रक कैलोरी अथवा जूल है। कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। जैसे कि 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगेगा उसे 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। किलो कैलोरी यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किग्रा जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, उसे किलो कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। तो 1000 कैलोरी बराबर हो गया 4186 जूल। ऊष्मीय संचरण। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं: चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन की क्रिया में पदार्थ के कण गतिशील नहीं होते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण द्रवों एवं गैस के कण में गति के कारण होता है। गैसों तथा द्रव के ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है तथा पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण में ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक जलन होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट अधिक होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से अधिक ठंडी लगती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक या सोडा मिलाने से बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। ऐसे हिम मिश्रण का उपयोग कुल्फ़ी, आइसक्रीम आदि बनाने वाले कारखानों में किया जाता है। अब है विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसका सूत्र होता है S = Q/m डेल्टा T, जहाँ Q बराबर ऊष्मा है, m बराबर द्रव्यमान है और डेल्टा T है ताप में अंतर। इसका मात्रक जूल पर किग्रा केल्विन या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है, अर्थात आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात आयतन में बढ़ना प्रारंभ करता है। इस प्रकार 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ताप। किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का ताप कहते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होने की दशा में यह मान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है, अतः इसे परम शून्य कहते हैं। इसे केल्विन पैमाने पर K लिखते हैं, अर्थात K = -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। 273.6 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले या
कार्यरत बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यह एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को बार में व्यक्त किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। वायुमंडलीय दाब कम होने से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण वायु की मात्रा कम होती है, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। प्लवन का नियम। अब है प्लवन का नियम। इस नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने वाली वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। जितना उसका भार होता है उतना द्रव को विस्थापित करती है। अब है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा भार में यह आभासी जो कमी होती है उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। लेक्टोमीटर, जीवन रक्षक पेटी तथा पनडुब्बी आदि इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत पर। घनत्व। द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, D = m/v। आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। किसी भी चीज़ का आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उस वस्तु का घनत्व को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व से अनुपातिक करेंगे तो उसका स्पेसिफिक डेंसिटी निकल जाएगा। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। घनत्व के कारण नदी से समुद्र में पहुंचने पर जहाज़ थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी का पानी का घनत्व कम होता है और समुद्र के पानी के घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। द्रव के न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार ग्रहण कर लेती है तथा साबुन के घोल के बुलबुले घोल के पृष्ठ तनाव कम होने के कारण बड़े बनते हैं। पानी में मिट्टी का तेल डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण पानी की सतह पर तैरते मच्छर आदि डूब जाते हैं। नेक्स्ट है श्यानता। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है, अर्थात तरल पदार्थ में आंतरिक घर्षण को श्यानता कहते हैं। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैस की बढ़ जाती है। प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। यह अनुप्रस्थ तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकेंड या 20 सेकेंड में पहुंचती है, या 500 सेकेंड कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने धरातल पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मृग मरीचिका का बनना
हीरे का चमकना, गहरे काले रंग से पोते हुए पृष्ठ का चमकना, कांच के कटे हुए हिस्से का चमकना इत्यादि दिखाई देना आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। इंद्रधनुष इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। यह दो प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग अंदर की ओर और बैंगनी रंग बाहर की ओर होती है। यह प्राथमिक इंद्रधनुष से कुछ धुंधला होता है। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसका उपयोग कारों, बसों में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी डायवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कार व बस आदि में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कोण थीटा पर झुके समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या n = 360/θ-1 होता है। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे होते हैं उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। ये प्रकाश किरणों को अभिसारित या कन्वर्ज करते हैं, अतः अभिसारी लेंस या कन्वर्ज लेंस भी कहा जाता है इसको। दूसरा है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। ऐसा लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर धंसे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यह प्रकाश किरणों को अपसारित या डाइवर्ज करती हैं, अतः अपसारी लेंस भी कहा जाता है। वायु का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नोट: लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। मानव नेत्र में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब है नेक्स्ट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में निकट रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। दूर दृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण से युक्त माध्यम द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के कारण प्राप्त 7 रंगों की पट्टिका बैंड को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम इस प्रकार रहता है: बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल या अंग्रेजी में विबग्योरी। किसी वस्तु का रंग उसके द्वारा परिवर्तित होने वाला प्रकाश होता है। बैंगनी रंग सबसे अधिक तथा लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। लाल, हरे और नीले को प्राथमिक रंग या मूल रंग कहते हैं।
मैजेंडा मोरनी रंग व पीला रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। मैजेंडा सियान येलो द्वितीयक रंग। अब महत्वपूर्ण तथ्य है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है तथा फैल जाती है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है एवं यह दूर तक दिखाई देता है। इसी कारण खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष का दिखना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं शामिल होती है। बिजली चमकते समय प्रकाश पहले दिखाई देता है तथा ध्वनि बाद में सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक व काले वस्त्र अच्छे अवशोषक होते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जल के घनत्व पड़ी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है। जल के अंदर कोई भी वस्तु वास्तविक से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है तरंग। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तरंग सामान्यतः दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंगों के प्रकार, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो ऐसे तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण हैं। अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये ऐसी तरंगे होती है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। ये तरंगे प्रकाश की चाल से संचरण करती है। अब है सरल लोलक। किसी डोरी के द्वारा दृढ़ आकार से लटका एक गोलक जो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करता हो, सरल लोलक कहलाता है। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त तथा सर्दी में तेज होती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना होता है। इसीलिए ध्वनि तरंगे, ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में गमन करती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद क्रमशः द्रव और गैस में होती है। निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अपश्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को अपश्रव्य तरंग कहते हैं, जिन्हें मानव नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। मानव के कान इन्हें ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य के कान इन्हें सुन नहीं सकते हैं। ध्वनि का तेज अथवा धीमा सुनाई देना तीव्रता पर निर्भर करता है और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तारत्व या पिच के कारण ध्वनि मोटी या बारीक होती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। विद्युत की भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युत्की कहलाता है। आवेश द्रव्य का वह मूल गुण है जिसे द्रव्य से अलग करना असंभव है। यह दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश, किसी पिंड अथवा कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को धन आवेश कहते हैं। धन आवेश पर पिंड अथवा कण का द्रव्यमान कुछ घट जाता है। दूसरा है ऋण आवेश, किसी पिंड अथवा कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश पर पिंड अथवा कण का द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है। किसी वस्तु को घर्षण अथवा प्रेरण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है।
समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित रिपेल करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं। विद्युत धारा है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। ओम का नियम। नियत ताप पर चालकों के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है अतः I = V/R, जहाँ R प्रतिरोध है। अमीटर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह तांबा तथा टीन व सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है। इसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है जिसका गलनांक अधिकतम होता है। घरेलू परिपथ में सभी अवयव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। विद्युत बल्ब के टूटने पर धमाके की आवाज़ होती है। इसका कारण है कि विद्युत बल्ब के अंदर निर्वात होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है तथा किलोवाट, मेगावाट व अश्व शक्ति इसके अन्य बड़े मात्रक हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट या 1000 वाट। एक अश्व शक्ति 1 HP बराबर होता है 746 वाट। चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। चुंबक लोहे तथा अन्य पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो लोहे के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है और लटकाने पर यह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव में ठहरता है। यदि चुंबक को तोड़ दिया जाए तो उनके पुनः 2 ही ध्रुव होंगे। इसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात तथा अस्थायी चुंबक नरम लोहे सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। जस्ता, बिस्मत, चांदी, तांबा, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के उदाहरण हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के उदाहरण हैं। जबकि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। परमाणु तत्व के वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से बने होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्स किरणें। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। एक्स किरणें सीधी रेखा में चलती है। ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि घटनाओं को प्रदर्शित करती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य परास 0.01 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक होती है। एक्स किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती है। अधिक समय तक पड़ने पर एक्स किरणें मानव शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। एक्स किरणें विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करती है। अब है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन का क्षार उपयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब देखते हैं कुछ वैज्ञानिक यंत्र और उसका उपयोग। यंत्र है हाइड्रोमीटर। यह द्रव का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र है। जबकि हाइड्रोफोन या पानी के अंदर ध्वनि तरंग को सुनने अथवा रिकॉर्डिंग करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोस्कोप यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है।
लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है, जबकि रडार रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए यंत्र है। स्पेक्ट्रोमीटर इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम का अध्ययन तथा विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य को मापने में किया जाता है। स्पीडोमीटर इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। स्फिग्मोमैनोमीटर इससे मानव की धमनियों में बहने वाला रक्त का दाब या प्रेशर मापा जाता है। ट्रांसफार्मर इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदला जाता है। टैक्योमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन, इवैल्यूएशन आदि मापने वाला यंत्र है। अल्ट्रासोनोस्कोप इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। हृदय के दोष को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। वेंचुरीमीटर द्रव के प्रवाह की ज्ञात करने का यंत्र है। नेक्स्ट है पायरोमीटर, यह उच्च ताप को मापने वाला यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। पॉलीग्राफ यह झूठ पता करने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ओडोमीटर इसके द्वारा मोटर गाड़ी के पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। पेरिस्कोप पानी के अंदर पानी की सतह का अवलोकन करने वाला यंत्र पेरिस्कोप है। फायदोमीटर यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने में काम आती है। गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमते हुए वस्तु की गति ज्ञात करते हैं। अल्टीमीटर यह ऊंचाई मापक यंत्र है, इसका उपयोग विमान में किया जाता है। एनीमोमीटर इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है, यह वायु की दिशा भी बताती है। ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर यह वायु और गैस के भार एवं घनत्व को मापने वाला यंत्र है। ऑडियोफोन सुनने में सहायता करने वाली मशीन है। बैरोग्राफ यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने के लिए काम आती है। कैलोरीमीटर यह ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आती है, जबकि कार्बोरेटर इसके अंतर्गत अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। सिनेमेटोग्राफ छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन करने के लिए सिनेमेटोग्राफ का उपयोग किया जाता है। दबाव मापी या मैनोमीटर इससे गैसों का दबाव ज्ञात किया जाता है। मैकमीटर से ध्वनि के वेग अनुपात में वायुयान की गति मापता है। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि तरंग का विद्युत तरंग में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। आधारभूत सिद्धांत। द्रव्य एवं उनकी अवस्थाएं। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। द्रव्य तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस द्रव्य की वह अवस्था जिससे उसका आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन उसका आकार उस पात्र के आकार जैसा हो जाता है जिसमें वह रखा जाता है, तो उसे द्रव कहते हैं। गैस द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होते हैं लेकिन उस पात्र के आयतन जितने वह आकार जैसे हो जाते हैं जिससे उसे रखा जाता है, जिसमें गैस अवस्था कहलाती है। तत्व समान परमाणु क्रमांक के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से कि 92 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जबकि शेष 26 तत्व कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक के गुण इसके अवयव तत्वों के गुण से विभिन्न होते हैं। यौगिक को उसके अवयव में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण 2 या 2 से अधिक किन्हीं भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनती है। मिश्रण के अवयव को यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के क्वथनांक व गलनांक निश्चित नहीं होते हैं तथा ये अपने अवयवों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऊर्ध्वपातन जब कोई पदार्थ
बिना द्रव में परिवर्तित हुए अपनी ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका प्रयोग ऊर्ध्वपातज पदार्थ जैसे कपूर, नैप्थेलिन, अमोनियम क्लोराइड आदि को अन्य पदार्थ से पृथक करने के लिए किया जाता है। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि रंग, कठोरता, घनत्व, गलनांक ये सभी परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें पदार्थ के संघटन तथा रासायनिक गुण प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे कि क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, पेड़ को काटना, नमक को पानी में घोलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं तथा इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि ईंधन का दहन, मोमबत्ती का जलना, प्रकाश संश्लेषण, फल का पकना, ये सभी कंप्लीटली चेंज होता है इससे। वाष्पीकरण। किसी द्रव के अपने क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। हिमांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ होता है उसे हिमांक कहते हैं। गलनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव गलना प्रारंभ होता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक। वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु संरचना। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं तथा रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋण आवेशित होती है, इसके खोजकर्ता जे थॉमसन है। प्रोटॉन H1, इसकी प्रकृति धनावेशित होती है, इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, नामकरण रदरफोर्ड ने किया। न्यूट्रॉन 0n1, प्रकृति आवेशहीन और इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। नेक्स्ट है अणु। पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यौगिक के अणुओं में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु के मध्य में एक अति सूक्ष्म पिंड होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान स्थित रहता है। परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है तथा किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरण या साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु को जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए C612, C613, C614 कार्बन के समस्थानिक है। इसके परमाणु संख्या सेम है लेकिन प्रोटॉन अलग अलग हैं। संभारिक। विभिन्न तत्व के ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040, ये संभारिक में आते हैं। रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बैकरल ने की 1896 में। वे तत्व जो प्राकृतिक में स्वतः विघटित होते रहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इनसे निकलने वाली किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है तथा इसका यह गुण रेडियो सक्रियता कहलाता है। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता एवं रेडियम की खोज की। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले किरण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो अल्फा किरणें धनावेशित कण होते हैं। ये हीलियम नाभिक या He+2
और He++ के बने होते हैं तथा प्रत्येक में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इकाई धनावेश होते हैं। बीटा किरणें, ये किरणें ऋणावेशित कणों की बनी होती है। वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होते हैं। गामा किरणें, आवेश शून्य होता है तथा ये द्रव्यमान रहित होते हैं। ये किरणें विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होते हैं, अतः ये उदासीन होते हैं। अर्ध आयु काल, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के किसी नमूने की आधी मात्रा विघटित होने में जो समय लगती है उसे उस पदार्थ की अर्ध आयु काल कहते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु काल T1/2 का इसके विखंडन स्थिरांक लैम्ब्डा के साथ निम्नलिखित संबंध होते हैं। T1/2 = 0.693/λ। नाभिकीय विखंडन, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट जाती है तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न करती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर काम करती है, जबकि हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया पर कार्य करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक विशेष प्रकार की भट्टी है जिसमें U-235 का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें न्यूट्रॉन अवशोषक कार्य करती है। इस छड़ को नियंत्रक छड़ कहते हैं। भारी जल तथा ग्रेफाइट का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है, अर्थात भारी जल तथा ग्रेफाइट मंदक का कार्य करते हैं। यूरेनियम 235 ईंधन का कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के नाभिक संयोजित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। आवर्त सारणी, तत्वों का वर्गीकरण, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किया। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी को 18 खड़े कॉलम जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज कॉलम जिसे आवर्त कहते हैं, इसमें बांटा गया है। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण परमाणु आयनों तथा अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए Mg+2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। सभी धनावेशित तत्व ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोनेट बनाते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जैसे कि HCl। ब्राउनस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, जबकि लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो अम्ल जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भस्म तथा क्षार से प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। क्षार जो है स्वाद में तीखे अथवा कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं तथा प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। लवण, अम्ल और क्षार के बीच में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवणों का निर्माण होता है। अम्लों तथा क्षारकों के बीच होने वाले इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे HCl + NaOH NaCl + H2O और ऊष्मा बनाते हैं। अब है pH मान। pH मान किसी विलयन की अम्लता व क्षारीयता का माप है। उदासीन विलयन के लिए pH मान 7 होता है। नोट, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्षारीय विलयन के लिए pH मान 7 से अधिक व अम्लीय विलयन के लिए pH मान 7 से कम होना चाहिए। अब है विद्युत रसायन। विद्युत अपघटन,
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन का उपयोग धातु लेपन, मुद्रण, धातु शोधन आदि में किया जाता है। विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन किया जाता है उसे कैथोड तथा जिस धातु का लेपन किया जाता है उसे एनोड कहते हैं। बैटरी वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ये दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, वो प्राथमिक बैटरी है। उदाहरण के लिए शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि। द्वितीयक बैटरी उन्हें कहते हैं जिसे आवेशित दोबारा चार्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीसा संचायक बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी इत्यादि। नोट: विद्युत अपघटी परिष्करण में एनोड अशुद्ध धातु का बना होता है तथा कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की पतली पत्ती का प्रयोग किया जाता है। संक्षारण: यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। धातुओं का उसकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण या कोरोजन कहलाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। विद्युत लेपन, तेल, ग्रीज, पेंट, वर्निश आदि के लेपन तथा गैल्वेनीकरण अर्थात लोहे की वस्तुओं पर जिंक का परत के लेपन द्वारा संक्षारण से बचाव किया जा सकता है। वायु के संपर्क में आने पर लोहे की सतह पर भूरी परत जम जाती है जिसे जंग या रस्ट कहते हैं। ऐसा लोहे की सतह पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड Fe2O3H2O के निर्माण के कारण होता है। चांदी भी वायु में सिल्वर सल्फाइड Ag2S के निर्माण से काली तथा तांबे की सतह बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH2 के निर्माण के कारण हरी हो जाती है। मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थ: साबुन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम पॉलीमिटेट, स्टीरेट तथा सोडियम ओलिएट आदि। साबुन बनाने का प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जिसमें साबुन के समान ही सफाई का गुण विद्यमान होता है, परंतु ये स्वयं साबुन नहीं होते हैं। लॉरिक सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम लॉरिक सल्फेट प्राप्त होता है। यही डिटर्जेंट कृत्रिम साबुन है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक असितित द्रव है। इसका कारणवश कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। कांच के मुख्यतः सिलिका SiO2 के उपस्थित रहती है। विभिन्न रंग के कांच को प्राप्त करने के लिए कांच में निम्न पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे कि चटक लाल के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाया जाता है, गहरा नीला के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, हरा के लिए क्रोमियम ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड मिलाया जाता है, और भूरा के लिए फेरिक ऑक्साइड, रूबी जैसी लाल के लिए गोल्ड क्लोराइड मिलाया जाता है। धातुएं वह तत्व जो हाइड्रोजन को छोड़कर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा का चालन ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। अधातुएं आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 आधात्विक तत्व हैं, जिसमें 11 गैस, एक द्रव ब्रोमीन तथा शेष 10 ठोस है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अब धातु एवं अधातु के स्मरणीय बिंदु। धातु आघात वर्णीय होते हैं। सोना एवं चांदी सबसे अधिक आघात वर्णनीय धातु है। चांदी की तन्यता अधिक होती है। चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, जबकि शीशे लेड की ऊष्मा चालकता सबसे कम होती है। पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, जबकि सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। अधातुएं प्रायः भंगुर होती है, किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जल H2O जल एक सार्वत्रिक विलायक है तथा शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। सामान्य रूप से जल दो प्रकार के होते हैं, मृदु जल और कठोर जल। तो मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है या पीने तथा अन्य कार्य में प्रयुक्त होता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। और कठोर जल भी दो प्रकार के होते हैं। कठोर जल दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्थायी कठोर जल, दूसरा है अस्थायी कठोर जल। अस्थायी कठोर जल इसमें
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 केल्गन अथवा जियोलाइट मिलाकर इसे मृदु जल में परिवर्तित कर देते हैं। और दूसरा अस्थायी जल, अस्थायी कठोर जल, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। इसको उबालकर या इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाकर क्लार्क विधि द्वारा मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है। नोट: कठोर जल का प्रयोग कपड़े धोने व बॉयलर्स में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सभी कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये नवीकरणीय स्रोत हैं। दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत। ये प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं तथा एक लंबे समय तक लगातार प्रयोग किए जाने पर समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी समाप्त हो सकते हैं। ईंधन। ईंधन वे पदार्थ हैं जो दहन पर या जलने पर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। किसी ईंधन के 1 ग्राम को वायु की अधिकता में जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा उस ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को कैलोरी अथवा जूल में व्यक्त किया जाता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन नोदक प्रोपेलेंट कहलाते हैं। रॉकेट में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रमुख नोदक या ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है प्रमुख तत्व, प्रमुख अयस्क तथा रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम Al, इसके अयस्क हैं बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। अयस्कों के रासायनिक सूत्र हैं Al2O3 × 2H2O, Al2O3, Na3AlF6। लोहा के अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसके सूत्र हैं Fe2O3 और Fe3O4। कॉपर Cu, इसके अयस्क हैं कॉपर ग्लास, कैल्कोपाइसाइट और कॉपर पायराइट। Cu2S और CuFeS2। जिंक जस्ता, जैडन, जिंक ब्लेड और केलेमाइन या जिंक स्पार इसके अयस्क हैं ZnS, ZnCO3। सोडियम Na, रॉक साल्ट, सोडियम कार्बोनेट, NaCl, Na2CO3, 10H2O। पोटेशियम के कार्नेलाइट, सोरा इसके अयस्क हैं KCl, MgCl2 एंड 6H2O, KNO3। सीसा Pb, गैलेना PbS। टीन Sn, कैसिटेराइट SnO2। चांदी Ag, सिल्वर ग्लास Ag2S। सोना Au, कैल्वेराइट, पेटजाइट। AuTe2, Ag, Au2Te। पारा Hg, इसके अयस्क हैं सिनेबार और केलेमल। HgS, Hg2Cl2। मैग्नीशियम Mg, इसके अयस्क हैं डोलोमाइट और कार्नेलाइट। MgCO3, CaCO3, KCl, MgCl2, 6H2O। कैल्शियम Ca, लाइमस्टोन और डोलोमाइट इसके अयस्क हैं CaCO3 × CaCO3, MgCO3। फास्फोरस P, फास्फोराइट और फ्लोरएपेटाइट इसके अयस्क हैं Ca3 होल PO4 2, 3Ca3PO4 होल 2, CaF2। अब है रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम एवं सूत्र। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तूतिया या नीला तोता कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। उजला तोता या सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। संगमरमर या खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। सोडा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1H2O। शुष्क बर्फ
ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिटकिरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। TNA ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन C6H2CH3 NO2 होल 3। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट CaSO4 × होल 2H2O। ग्लोबल लवण सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O। बालू सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। अम्लराज 3HCl + HNO3। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। श्वेत पोटास पोटेशियम क्लोरेट KClO3। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O। मार्स गैस मीथेन CH4। अल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH। चीनी सुक्रोज C12H22O11। अब है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा 1802 में किया गया। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेनहॉक। और सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं लुई पास्चर। और वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की। इसके अनुसार जीव का वैज्ञानिक नाम वंश तथा जाति से मिलकर बनता है। RH विटकर महोदय ने 1969 में पृथ्वी के समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा। मोनेरा जिसमें जीवाणु माइकोप्लाज्म आते हैं। प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं। फंजाई जिसमें कवक आते हैं। और प्लांटी सेवाल ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म आते हैं तथा एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। विषाणु ये केवल जीवित कोशिका परपोषी के अंदर सक्रिय वृद्धि करते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म पूर्ण परजीवी अकोशिकीय न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं। इन्हें नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी 1892 ईस्वी में तंबाकू में की थी। जीवाणु ये अति सूक्ष्म सरल एक कोशिकीय सर्वव्यापी प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु नाम एहरनबर्ग द्वारा 1829 में दिया गया। कोशिका जीव की संरचनात्मक कार्यात्मक एवं आनुवांशिक इकाई होती है। विभिन्न जीवों में कोशिका के रूप आकार एवं संख्या में काफ़ी भिन्नता होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है। कोशिका या पादप या जंतु संरचना। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित रूप सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में पदार्थ का अंतः कोशिकीय परिवहन करती है। राइबोसोम प्रोटीन और RNA की बनी होती है तथा प्रोटीन का संश्लेषण यही होता है राइबोसोम में ही। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल हैं। यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है अतः इसे कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण कोशिका के भीतर तथा बाहर पदार्थ को भेजने का कार्य गोल्जी उपकरण करते हैं। हरित लवक मुख्यतः पत्ती में मौजूद होते हैं। उनको हरा रंग प्रदान करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं।
लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने अथवा नष्ट कर देने की क्षमता होती है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाले सभी उपापचयी क्रियाओं या जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्रिका प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण में सहायक होती है। तारकका या सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। इस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, इसमें लवक नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में तारककाय पाई जाती है और इसमें पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। रिक्तिका पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में इसका आकार आयताकार होती है, जबकि जंतु कोशिका में इसका आकार वृत्ताकार होती है। अब है पादप उत्तक। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह उत्तक कहलाता है जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होती है। अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू, ये उत्तक परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं। सरल उत्तक सिंपल टिश्यू, यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यदि अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम, इसे प्रायः कास्ट वुड भी कहा जाता है। यह संवहनी उत्तक है। इसका मुख्य कार्य जल व खनिज लवण का संवहन करना है तथा पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना है। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को ही गिनकर किया जाता है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम यह भी एक संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना है। तना पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तथा आगे चलकर इस पर फल, फूल, पत्ती तथा शाखाएं आदि उगते हैं। तने के विशिष्ट रूपांतरण निम्न प्रकार के हैं। प्रकंद रिजोम, अदरक और हल्दी प्रकंद प्रकार के तने हैं। कंद आलू कंद प्रकार के तने हैं। धनकंद अरबी जमीकंद। सल्क कंद प्याज और लहसुन। ऊपरी भूस्तरी घास और दूब अंतःभूस्तरी। गुलदाउदी पुदीना भूस्तरी अरबी। स्तंभ प्रतान अंगूर। स्तंभ कंटक नींबू करौंदा। पर्णार्भ स्तंभ नागफनी यूफोर्बिया। पर्णार्भ पर्व सतावर। जड़ पौधे के शरीर का वह भाग है जो जमीन के अंदर रहकर जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। इसके विशिष्ट रूपांतरण निम्न प्रकार से हैं। स्तंभ मूल प्रॉप रूट बरगद। अवस्तंभ मूल मक्का और गन्ना। अधिपादप मूल ऑर्किड। पुलिकित जड़ डहेलिया। रेशेदार जड़ प्याज। पत्तीय जड़ ब्रायोफाइलम। आरोही जड़ पान पोथोस। बटरस जड़ बरगद सेमल रबर। चूसक जड़ अमरबेल। श्वसन जड़ जूसिया। पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग्य है जो भोजन के अंतर्गहन, पाचन, बचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित है। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थ का मिश्रण होता है एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भोजन के अवयव। भोजन के 7 मुख्य अवयव हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठा जल और सातवां मोटा चारा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं। यह ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल ऊर्जा तथा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। सेल्यूलोज, शर्करा, स्टार्च आदि भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। वसा, इसमें अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जूल ऊर्जा या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह जल में ओविले एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंड, योग, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, मैरेस्मस और क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था। इन्हें इसकी घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। खनिज लवण, धातु, अधातु एवं उसके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 65 से 70% जल विद्यमान रहता है। पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है। जल की कमी से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होता है। ज्ञान, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। समान कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग तथा अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। मानव के शरीर में 8 प्रकार के अंग तंत्र जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, मांसपेशी, कंकाल, जनन तंत्र, तंत्रिका तथा अंतःस्रावी तंत्र उपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र, मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में जंतुसम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। भोजन का पोषण आहार नाल में होता है। यह पोषण निम्न चरणों में होता है। भोजन मुख गुहा द्वारा लिया जाता है। यह दांतों द्वारा कुतरा जाता है तथा लार के साथ मिश्रित किया जाता है। लार ग्रंथियां भोजन को गीला करके भोज्य कणों को समूह में लाकर लुगदी बना देती है। लार ग्रंथि में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। संयुक्त एवं अघुलनशील भोज्य कणों को सरल घुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोज्य कणों में परिवर्तन की क्रिया पाचन या डाइजेशन कहलाती है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाती है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। यकृत, लीवर तथा अग्नाशय, पेनक्रियाज आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां हैं। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के कारण भोजन की लगभग 30% मंड माल्टोज शर्करा में बदल जाती है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रवण करती है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स आदि में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की केसिन प्रोटीन को अघुलनशील कैल्शियम पैराक्सीनेट में बदल देता है, जिससे दूध दही के रूप में बदल जाता है। पित्त रस बाइल जूस हल्का क्षारीय होता है तथा इसका पीएच लेवल लगभग 7.7 होता है। पित्त वर्णक बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन के कारण पित्त का रंग हल्का हरा पीला होता है। पित्त लवण मुख्यतः सोडियम टॉरोकोलेट तथा सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं, जो भोजन की वसा का इमल्सीकरण कर देते हैं। परिसंचरण तंत्र 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। हृदय, रुधिर नलिकाएं और रुधिर कोशिकाएं। हृदय यह मोटी पेशीय रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग है। रुधिर नलिकाएं 2 प्रकार की होती है, धमनियां और शिराएं। मोटी भित्ति युक्त रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है उसे धमनियां कहते हैं। शिराएं ये पतली भित्ति वाले रुधिर नलिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती है। अब है रुधिर केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। ये सबसे पतली रुधिर नलिकाएं हैं जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती है। ये पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थों, गैस आदि पदार्थ का रुधिर एवं कोशिका के मध्य आदान प्रदान करने में सहायक है।
रुधिर ब्लड, यह लाल संवहनी वेस्कुलर संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, हृदय के बार बार संकुचन के कारण रुधिर नलिकाओं की दीवार पर रुधिर द्वारा पड़ने वाले दाब रुधिर दाब कहलाती है। सामान्य मनुष्य का रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है। हृदय स्पंदन हार्ट बीट की सामान्य दर 70 से 72 बार प्रति मिनट होती है। प्लाज्मा, इसमें 90% जल एवं 10% अन्य पदार्थ होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं RBC, इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक रेड पिगमेंट्स के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करती है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं ये अनियमित आकार के होते हैं और संख्या में लाल रुधिर कोशिका की तुलना में बहुत कम होती है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसके मुख्य कार्य हैं रुधिर परिवहन, मृत पदार्थ को हटाना एवं जीवाणु के विरुद्ध लड़ना। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, कोशिकाएं, ये रक्त जमने ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करती है। ये रंगहीन तथा केंद्रक विहीन होती है। रुधिर समूह, रक्त समूह, 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर समूह की खोज की। मनुष्यों में 4 रुधिर समूह होते हैं, ए, बी, AB और O होते हैं। O का रुधिर किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है, इसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। AB समूह सभी रुधिर समूहों से रुधिर ग्रहण कर सकता है, इसे सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। रक्ताधान, रक्त समूह, रक्त प्राप्तकर्ता वर्ग और रक्तदाता वर्ग। A रक्त समूह, रक्त प्राप्तकर्ता वर्ग A और B है और रक्तदाता वर्ग है A और O। B रक्त समूह के लिए रक्त प्राप्तकर्ता वर्ग है B और AB और रक्तदाता वर्ग है B और O। AB रक्त समूह के लिए रक्त प्राप्तकर्ता वर्ग है AB और रक्तदाता वर्ग है A, B, AB और O। AB सभी से ले सकता है। O रक्त समूह के लिए रक्तदाता यानी कि O A, B और AB और O को रक्त दे सकता है और केवल O से रक्त ले सकता है। RH फैक्टर, RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। जिन मनुष्य के शरीर में यह पाया जाता है वह RH पॉजिटिव एवं जिसके शरीर में नहीं पाया जाता है वह RH निगेटिव कहलाता है। तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र मानव के शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं इस तंत्र के अंग हैं। ब्रेन, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रथम अंग है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बृहत मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलना तथा शरीर में चेतना के कार्य को नियंत्रित करता है। दूसरा है लघु मस्तिष्क, यह शरीर को संतुलित तथा मांसपेशी के कार्य को नियंत्रित करता है। तीसरा है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, यह कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल के नाल में प्रवेश करने के बाद मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है तथा हृदय की धड़कन, पाचन अंग और श्वसन अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है। आंसू का निकलना एक प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्टिव क्रिया है। ज्ञानेंद्रियां, जिन अंगों से पर्यावरण एवं बाहरी परिवेश का ज्ञान होता है उसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जैसे नेत्र, त्वचा, जिह्वा, कर्ण, नाक, ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं। उत्सर्जन तंत्र, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट के निष्कासन को उत्सर्जन या एक्सक्रेशन कहा जाता है। नाक, फेफड़े, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत एवं वृक्क, किडनी मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन फेफड़े द्वारा होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथ तंत्र,
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इन ग्रंथियों में अपने स्राव को लक्ष्य अंगों तक ले जाने हेतु नलिकाएं नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इसके स्राव हार्मोन का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। उदाहरण के लिए थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल हार्मोन। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं। ये जैव उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं, अतः ये शरीर की क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं। ये सूचना के प्रथम वाहक मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, इस ग्रंथियों में नलिकाएं डक्ट होती है। ये अपना स्राव इन नलिकाओं में स्रावित कर लक्ष्य तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए त्वचा की संवेदी ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, यकृत इत्यादि। श्वसन तंत्र, श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को 4 भागों में बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, अंतःश्वसन तथा कोशिकीय श्वसन में बांटा जा सकता है। सांस लेने के दौरान वातावरण से हवा बाह्य नासिका छिद्र, नासिका गुहा, ग्रसनी, श्वासनली से होते हुए फेफड़े में पहुंचती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। अनॉक्सी श्वसन अनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, जिसे शर्करा का किण्वन भी कहा जाता है। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज विखंडन की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है, जो लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। कंकाल तंत्र, अस्थियों को कंकाल तंत्र कहते हैं। यह निम्न 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र एवं आंतरिक कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है तथा शरीर के कोमल अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। यह शारीरिक पेशियों को जोड़ने के लिए आधार प्रदान करता है तथा लाल रक्त कणिकाओं की निर्माण करता है। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसका लंबाई लगभग में 48 सेंटीमीटर होता है। कान की हड्डी स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, 3 mm की लगभग। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट कहते हैं। अब है मानव रोग। मनुष्य में विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग का नाम। प्रभावित अंग गलसुआ, ये पैरोटिड लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। ये रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। हर्पिस में त्वचा और श्लेष्मा कला प्रभावित होती है। मस्तिष्क शोथ या एंसेफ्लाइटिस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। रोहे या ट्रेकोमा में नेत्र प्रभावित होती है। खसरा में संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है, जबकि चेचक में संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा तथा हाथ पैर प्रभावित होती है। पोलियो में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। भोजन व पानी के साथ शरीर में प्रवेश करने वाला विषाणु एड्स है। स्पाइनल कॉर्ड के मोटर तंत्रिका की क्षति और संपूर्ण शरीर की क्षति होती है इसमें, एड्स में। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है। टिटनस तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां प्रभावित करती है। हैजा या कोलरा आंत या आहार नाल को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया श्वासनली को प्रभावित करती है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। सिफिलिस जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। प्लेग फेफड़े, लाल रुधिर कणिकाएं को प्रभावित करती है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की झिल्लियां को प्रभावित करती है। बॉट्यूलिज्म तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसको भोजन विषाक्तता भी कहा जाता है। मियादी बुखार, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार, आंत का रोग, कुष्ठ कोढ़ या लेप्रेसी,
त्वचा तथा तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस, शरीर का कोई भी अंग विशेषकर फेफड़े प्रभावित होते हैं। मनुष्यों में परजीवियों द्वारा होने वाले रोग का नाम, प्रभावित अंग और परजीवी का नाम। पायरिया, दांतों की जड़ें तथा मसूड़ें प्रभावित होती हैं। इसके परजीवी का नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। दंत व अमातिसार, बड़ी आंत प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम है ट्राइकोमोनास होमिनिस। अमीबियासिस रोग जो है बड़ी आंत को प्रभावित करती है, कोलन को। एंटी अमीबा हिस्टोलिका जीवाणु द्वारा होता है। घातक अतिसार या पेचिस आंत के अगले भाग में होती है। जियार्डिया लैम्बिया इसका नाम है जीवाणु का। सुजाक रोग जो है पुरुषों के मूत्र मार्ग तथा स्त्रियों में योनि में होती है। इसमें ट्राइकोमोनास वजाइनेलिस जीवाणु परजीवी के कारण होता है। दस्त रोग जो है छोटी आंत प्रभावित होती है। आइसोस्पोरो होमिनिस नामक जीव से होता है। काला आजार, रुधिर, लसिका और प्लीहा और अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। ये लिस्मानिया नामक परजीवी से होता है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियस नामक जीव से होता है। मलेरिया रोग, इसमें लाल रुधिराणु, प्लीहा, यकृत प्रभावित होती है। ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। अब चिकित्सा संबंधित आविष्कार एवं खोज। वैज्ञानिक एवं खोज का नाम, बैटिंग इंसुलिन, अल्बर्ट कैलमेट टीबी का टीका, हॉपकिन हैजे का टीका, आइजक मैन बेरी की चिकित्सा, जेम्स वाटसन क्रिक डीएनए, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड मर्लिन प्राइस पेंसिलिन, विलियम हार्वे रुधिर परिवहन संचरण, कार्ल लैंडस्टीनर रुधिर समूह, हैनीमैन होम्योपैथी की स्थापना, क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय प्रत्यारोपण, ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज, लैनेक स्टेथोस्कोप की खोज, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज, लुई पास्चर हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस मलेरिया संक्रमण की चिकित्सा, डॉक्टर जॉन्स इसाल्क एंटी पोलियो वैक्सीन, फंक विटामिन की खोज, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका। अब है जंतु विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य। सबसे बड़ा स्तनी है नीली व्हेल, सबसे विशाल स्थलीय स्तनी है हाथी, सबसे बड़ी अस्थि मनुष्य में फीमर होती है, सबसे बड़ा सर्प है एनाकोंडा, सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, सबसे बड़ा अंडा है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी है शुतुरमुर्ग, विशालतम जीवित सरीसृप है सॉल्ट वाटर मगरमच्छ, सबसे लंबा ऊंचाई में स्तनी है जिराफ, सबसे छोटी चिड़िया है हमिंगबर्ड, दांत रहित स्तनी है चींटीखोर, शरीर की सबसे भारी ग्रंथि है यकृत, सबसे भारी कशेरुका है लुम्बर, सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी, सबसे पुराना प्राइमेट है लीमर, सबसे पुराना स्तनी है एकिडना, सबसे विषैला भारतीय सर्प है किंग कोबरा, सबसे विषैली छिपकली है गीला मॉन्स्टर, सबसे विषैली मछली है स्टोन मछली, अंडा देने वाली स्तनी है डक बिल्ड प्लेटिपस। अब है वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य, विशेषता और नाम। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया, सबसे छोटा विषाणु है मुख और खुरप का विषाणु, सबसे बड़ा विषाणु है TMV टोबैको मोज़ेक विषाणु, पॉक्स विषाणु, सबसे बड़ा जीवाणु है बेगियाटोआ मिराबिलिस, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया आर्नोल्डी, सबसे बड़ा फल है लोडोइसिया मालदीविका, सबसे छोटा बीज है ऑर्किड, पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल है स्पाइरुलिना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। यह एक तीव्र गति से गणना करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है।
ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। 1950 के दशक में इस क्षेत्र में क्रांति आई जब 1946 ईस्वी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किया गया। डॉक्टर वैन न्यूमैन ने कंप्यूटर के कार्य हेतु द्विआधारी पद्धति या बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया था। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर सिक्योरिटी सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। यह खासकर कंप्यूटर्स की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1942 से 1955। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था और पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। अब दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1955 से 1964। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। कोबोल और फोर्ट्रैन जैसी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी है 1965 से 1975। इंटीग्रेटेड सर्किट IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग इसी पीढ़ी में किया गया था। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी प्रयोग किया गया था और पास्कल तथा बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1975 से 1989। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इस पीढ़ी में किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का विकास तथा C भाषा का विकास इसी पीढ़ी में हुई थी। अब है पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। 1989 से अब तक की जो पीढ़ी चलती आ रही है इसे पांचवी पीढ़ी कहते हैं। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास ये सभी इसी पीढ़ी में हुई है। कृत्रिम ज्ञान क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी इसी पीढ़ी में किया गया। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य तकनीकी दृष्टिकोण से आंकड़ा का निवेशन या प्रविष्टिकरण, आंकड़े का संचयन या एकत्रीकरण, आंकड़े का विश्लेषण, सूचना या आंकड़े का निर्गमन। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कार्य पद्धति एवं कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर ये दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले को विशेष प्रयोजन और दूसरे वाले को सामान्य प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी या बाइनरी अंक पद्धति 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही है। दूसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग का मिश्रण है। गणना एवं प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का तथा इनपुट एवं आउटपुट के लिए एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बृहद कंप्यूटर के साथ निवेश निर्गमन की एक विस्तृत प्रणाली है। इसके एक साथ 1000 से भी अधिक दूरस्थ वर्क स्टेशन को जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग बैंकों, व्यावसायिक संगठनों, विश्वविद्यालय इत्यादि में किया जाता है। अब नेक्स्ट है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर में डाटा और निर्देश जिस यूनिट से प्रविष्ट किए जाते हैं वह इनपुट कहलाती है। इनपुट यूनिट डाटा और निर्देश को बाइनरी कोड 0 से 1 में परिवर्तित करके कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित कर देती है। इनपुट यूनिट के रूप में बहुधा कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड QWERTY के नाम से लोकप्रिय है, जिसमें कुल 104 कीज होते हैं। इनपुट यूनिट के लिए अन्य इनपुट डिवाइसेस भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि माउस, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्कैनर, टच स्क्रीन इत्यादि। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका उपयोग बैंक में चेक के नंबर पढ़ने के लिए किया जाता है। आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रिंटर आउटपुट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। अन्य आउटपुट डिवाइस इस प्रकार हैं: मॉनिटर, स्पीकर, हैंडसेट, छवि, वीडियो इत्यादि। मेमोरी यूनिट मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सभी डाटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: प्राथमिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं।
क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग है। रैम व रोम प्राइमरी मेमोरी है। मेमोरी बाइट्स में मापी जाती है। मेमोरी की सभी यूनिट को निम्न तालिका द्वारा देखा जा सकता है। एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट MB बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट GB बराबर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट TB बराबर 1024 गीगाबाइट। मेमोरी को मेगाबाइट में मापा जाता है। आमतौर पर PC 64 मेगाबाइट का या उससे अधिक का होता है। द्वितीय स्मृति CPU से बाहर होती है और इसकी डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राथमिक स्मृति से अधिक होती है। CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी हार्ड डिस्क आदि सेकेंडरी मेमोरी है। CPU द्वारा की गई प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम्स और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM में रखी जाती है, जो प्राइमरी मेमोरी का ही एक प्रकार है। स्टैटिक रैम SRAM में डाटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई चालू रहती है। रीड ओनली मेमोरी ROM एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिसकी ज़रूरत होती है और पावर बंद करने पर भी यह इरेज नहीं होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD पर डाटा लिखने पढ़ने के लिए लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। फ्लॉपी पर डाटा कुछ संकेंद्रीय वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट है और सबसे बड़ी इकाई पेटाबाइट है, जो कि 2^100 बाइट्स के बराबर है। CPU कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट होते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। पेन ड्राइव एक छोटी सी डिवाइस होती है तथा यह आसानी से USB संगत प्रणालियों के बीच फाइलों के स्थानांतरण तथा संग्रहण करने में उपयोग होते हैं। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क का रूपांतरित नाम DVD है। यह ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के CD-ROM की तरह होता है। इसमें न्यूनतम 4.47 GB डाटा का पूर्ण लंबाई की फिल्म के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। DVD सामान्यतः फिल्मों और अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। इस पर लिखे तथ्य को पढ़ा जा सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके अंतर्गत इनपुट एवं आउटपुट यूनिट आती है। कंप्यूटर और उसमें संलग्न सभी उपकरणों को जिन्हें हम देख व स्पर्श करते हैं वो हार्डवेयर है। CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि सभी हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम संकेत का संग्रह है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर जो है 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम असेंबलर करता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदला जाता है। C++, जावा उच्च स्तरीय भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुख्य रूप से एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रथम संस्करण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने अथवा उसमें कुछ सुधारने के लिए किया जाता है। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट एवं पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट फाइल प्रकार की फाइलें बनाई जाती है। टाइटल बार कंप्यूटर की विंडो स्क्रीन की ऊपरी पट्टिका जो गहरे रंग की होती है टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार प्रोग्राम का शीर्षक दर्शाती है। स्टैंडर्ड टूल बार कंप्यूटर मेन्यू बार के नीचे प्रदर्शित होने वाली पट्टी बार को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कमांड आइकॉन के रूप में टूल बार में प्रदर्शित रहते हैं।
उदाहरण के लिए सेव कमांड के टूल बार में प्रदर्शित आइकॉन को जैसे ही क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट डिस्क में स्टोर हो जाता है। मेन्यू बार, कंप्यूटर शीर्षक बार में नीचे की पट्टी या बार को मेन्यू बार कहते हैं। इस तरह मेन्यू बार में दिए गए विकल्पों फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प पर क्लिक करने पर इसके सब मेन्यू स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। मेन्यू बार में उपलब्ध विकल्प पर क्लिक करने से वह कमांड क्रियान्वित हो जाती है। कंप्यूटर वायरस वे प्रोग्राम कोड होते हैं जो अपने आप कंप्यूटर में आ जाते हैं और डाटा को क्षति पहुंचाते हैं, जैसे कि फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, बूट सेंटर वायरस। प्रमुख कंप्यूटर वायरस। अब तक बहुत से कंप्यूटर वायरस बनाए जा चुके हैं जिन्होंने कंप्यूटर के कार्य को विभिन्न प्रकार से क्षतिग्रस्त किया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। क्रीपर, इसका पता 1971 में लगाया गया था जब पहला कंप्यूटर वायरस जो आरपैनेट पर लगाया गया था। सैसर, उसका पता 2004 में लगाया गया था। यह पोर्ट 445 से जुड़कर नेटवर्क विंडोज सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। SQL स्लैमर, इसका पता 2003 में लगाया गया था क्योंकि यह कंप्यूटर वायरस माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर डेस्कटॉप इंजन को क्षति पहुंचाती है, इसीलिए SQL स्लैमर कहा जाता है। रैंसमवेयर, इस वायरस का पता मई 2017 में लगा। इसे विश्व के 150 देश के लगभग लाख कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। अब है सुपर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं जो समानांतर कार्य करते हैं। इसकी गति बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है जो फ्लॉप्स में मापी जाती है। प्रथम सुपर कंप्यूटर ब्राउट्स द्वारा बनाया गया था। इस कंप्यूटर का उपयोग उच्च गणनाओं, मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु शोध, अणु संरचना, परमाणु संरचना एवं उसकी क्रियाविधि में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत 1998 ईस्वी में पुणे के CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के वैज्ञानिक ने प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकास किया। भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। CDEC पुणे ने सुपर कंप्यूटर के उपयोग हेतु पारस नामक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ने पैरेलल सुपर कंप्यूटर अनुपम का विकास किया है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। तमिल देश में पहली क्षेत्रीय भाषा है जिसकी कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। कंप्यूटर सूचना प्रणाली की शब्दावलियाँ। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, UPS यूनिंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ROM रीड ओनली मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर। नेटवर्क और इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त नाम है। यह नेटवर्कों का समूह है जिसमें लाखों निजी एवं सार्वजनिक लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क सम्मिलित होते हैं। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका रक्षा एजेंसी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी द्वारा 1966 ईस्वी में पहला कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया जिसका नाम अपारनेट रखा गया। जहाँ तक भारत में इंटरनेट के विकास का प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पद्धति 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत में इंटरनेट का आरंभ अर्नेट शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क के रूप में हुआ। आम आदमी के लिए इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी जब विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने देश में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया था।
इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर, मॉडेम तथा टेलीफोन कनेक्शन आवश्यक है। इंटरनेट विधि को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इस सेवा के कारण कोई भी व्यक्ति घर बैठे देश विदेश की प्रत्येक प्रकार की घटनाओं को देख सकता है तथा किसी भी सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया को ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय को संचालित करने के लिए इंटरनेट पर की जाने वाली कार्यवाही को ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। वेब ब्राउज़र का प्रयोग इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किया जाता है। सर्वर एक कंट्रोल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है। भारत में विभिन्न भौगोलिक दूरी के अनुसार नेटवर्क का वर्गीकरण। लोकल एरिया नेटवर्क लैन एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की गई इस कंप्यूटर नेटवर्किंग को लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहते हैं। लैन का प्रयोग कार्यालयों, विद्यालयों अथवा एक ही इमारत में स्थित किसी भी उद्योग पर कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN एक व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक नेटवर्क जो एक महानगर की अनेक इमारतों के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क WAN किसी एक विस्तृत क्षेत्र में अंतर्गत किए जाने वाले नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाती है। यह MAN से बड़ा होता है। यह विभिन्न देश के नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क है। राउटर एक USB कम्युनिकेशन डिवाइस है जो बिना तार के नोटबुक में कम्युनिकेशन करता है और डाटा के कई ऑप्शन को सपोर्ट करता है। मॉडेम द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल दिया जाता है। और डाउनलोडिंग इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की विधि है डाउनलोडिंग। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जब यह वेब पर विशिष्ट लिंक को पहचानने का कार्य करता है। गूगल, याहू, MSN, नेटस्कोप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट सर्च इंजन कहे जाते हैं जो इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पासवर्ड एक गोपनीय कोड होता है। यह किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। वेब होस्टिंग किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने की क्रिया को कहते हैं। पोर्टल यह वह साइट है जिस पर अन्य वेबसाइट की विवरणिका एक सर्च इंजन उपस्थित होते हैं। पॉडकास्ट वह प्रोग्राम है जो टेबल और न्यूमेरिकल करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट पर उपस्थित है और ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर डाउनलोड हो जाती है। बॉड डाटा के संचरण की गति मापने के प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को बॉड कहते हैं। इसे बीट पर सेकेंड भी कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल्स भेजने के लिए किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी से आशय उस भौगोलिक व्यवस्था से है जिसके द्वारा नेटवर्क में उपस्थित विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। टोपोलॉजी द्वारा विभिन्न कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन का मार्ग निर्धारित किया जाता है। दूसरे शब्द में ठीक प्रकार से कनेक्शन बनाने की तकनीक को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर टोपोलॉजी के प्रकार स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी इत्यादि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह मूल रूप से कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसका मुख्य काम ऐसी इंटेलिजेंस मशीन बनाना है जो मनुष्य के समान बुद्धिमान हो और जिसकी अपनी ही निर्णय लेने की क्षमता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख उदाहरण है सोफिया। सोफिया को हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने तैयार किया है। सोफिया को हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की तरह दिखने वाली बनाया गया है। 19 अप्रैल 2015 को सोफिया को सक्रिय एक्टिव किया गया था और इसकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति
पब्लिक अपीयरेंस मार्च 2016 में ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। सोफिया मानव की तरह बात कर सकती है और चेहरे के हाव भाव पढ़ और व्यक्त कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। सोफिया एक महिला रोबोट विश्व में किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट है। 25 अक्टूबर 2017 को रियाद सऊदी अरब में हुए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में सऊदी अरब ने सोफिया को नागरिकता प्राप्त की थी। अब है कंप्यूटर से संबंधित शब्द और संक्षेप। ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, BARC द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BASIC बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CU कंट्रोल यूनिट, DCL डिजिटल कॉमन लैंग्वेज, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, FORTRAN फॉर्ट्रैन फार्मूला ट्रांसलेशन, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IT इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, POS पॉइंट ऑफ सेल्स, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, WLL वायरलेस लोकल लूप,